हेलो एंड वेलकम। वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में या इस वीडियो के पार्ट्स के थ्रू हम जो घटना चक्र की आई दृष्टि आने वाली है उसको कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 5 मंथ्स के नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं एंड इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि इंडेक्स हो गए क्योंकि घटना चक्र में वो एक साथ दिए होते तो वहाँ कवर कर लेंगे। रिपोर्ट्स हो गई हमारी। इसके अलावा कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ थी वो मैंने अवॉइड करी है क्योंकि आप जानते हो कि मैं मैप्स के थ्रू आपको कवर करवा देता हूँ, तो वहाँ पर कवर कर लेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है। आज शाम को, ठीक है, एक लाइव सेशन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना, ठीक है। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कब तक पहुँचेगी, तो उम्मीद करता हूँ कि जब लाइव सेशन होगा उससे पहले पहुँच जाएगी। ओके नाउ ये पीडीएफ मैंने आपको दी थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ ली होगी। एंड इस पीडीएफ में जितने भी बहुत शॉर्ट नोट्स में चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अराउंड जो हमारी मैगज़ीन्स हैं उसका लगभग 110 पेजेस को मैंने कोशिश की है 13 पेजेस में कवर करने की, ठीक है। कोशिश की है कुछ ना छूटे, तो कवर कर लेते हैं फटाफट। इंटरनेट फ्रीडम की बात करते हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट इन इम्पोजिंग इंटरनेट बैन। सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैन इंडिया में लगे हैं। 2014 से लेकर 23 का डेटा की अगर बात करते हैं, 70 केसेस से लॉन्गेस्ट केस में कश्मीर में था, देन मणिपुर, देन कारगिल। कश्मीर में भी 552 डेज़, ठीक है। अब ऐसा ज़ोरदार कुछ नहीं है, बट इतना याद रखना इंटरनेट फ्रीडम से रिलेटेड कौन है, फर्स्ट इंडिया है। एंड रिलीज़ कौन करता है, टॉप 10 VPN नाम का ऑर्गेनाइजेशन। एंड करेक्ट कौन करता है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। रिलेटेड प्रोविजन है कुछ, सेक्शन 52 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, सेक्शन 144 ऑफ CRPC एंड IT एक्ट ऑफ 2000। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन रिफॉर्म्स ऑफ 2024। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर्स मना कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, एंड EVM को अलाउ कर दिया था। मतलब EVM ऐसा कुछ था कि मामला कि नहीं चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से नहीं लेना चाहिए, वो EVM से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हम EVM से ही लेंगे, जो लेते हैं वही लेंगे। बैलेट पेपर में अलग अलग कुछ निगेटिव उसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इस वजह से बैलेट पेपर से नहीं लेंगे। बैलेट का दूसरा नाम क्या है, VVPAT भी कहते हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल्स, याद रखना। वहीं जो ADR है, यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, सिविल सोसाइटी ग्रुप है वर्किंग फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म सिंस 1999। नाउ QS रैंकिंग की बात करते हैं। QS का फुल फॉर्म है क्वेरियली, जो भी है साइमेंट्स करके पढ़ लेना आप, ठीक है। QS रैंकिंग याद रखना, ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़, दुनिया भर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको रैंक करती है, ठीक है। टोटल हम टॉप 10 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें टॉप 3 जो आती हैं, टॉप 4 जो आती हैं, वो MIT आती है फर्स्ट पर, देन इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन आता है सेकंड पर, एंड हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड आते हैं थर्ड पर, ठीक है। इंडियन वालों की बात करते हैं तो 61 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी रैंक इंक्रीज़ करी गई है, ठीक है, 61% की। एंड IIT बॉम्बे 118th पे आता है, IIT दिल्ली 150, IISc बेंगलोर 211 पर, IIT खड़गपुर आपको 222 पे मिलेगा, एंड IIT मद्रास जो मिलेगा 227 पे मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना है, 118, 150, 211, 222 और 227। कंट्री विद द मोस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स किसके हैं, तो चाइना के, याद रखना चाइना ना। इंडिया के हैं सेकंड पे 28 इंस्टीट्यूट्स के साथ। इसके इंस्टीट्यूट से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना इंडिया के कितने, 28। राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को मानना है। नाउ बेसिकली डेजर्ट नेशनल पार्क, कुछ न्यूज़ में जो चीज़ें थी उसका बहुत क्रक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कि डेजर्ट नेशनल पार्क मैगज़ीन में आपका था तो मैंने उसको नोट कर दिया कि डेजर्ट नेशनल पार्क। अब आप देखो कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको मिल जाएगा राजस्थान में। अब राजस्थान में और कौन कौन से 5 दूसरे नेशनल पार्क्स हैं तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। प्लस नेशनल पार्क्स तो मैंने याद करवाए थे, तो उम्मीद करता हूँ वो याद हो गए होंगे आपको। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या क्या मिलता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, ये दोनों क्या है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये फ़िश की स्पीशी हैं, क्या ये बर्ड्स हैं, ठीक है, और क्या ये माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशी है, ठीक है, या फिर इट इज़ बेसिकली एनिमल, ठीक है।
ये बर्ड्स है यानी एवियन है या फिर एनिमल है या फिर फिश है, इन तीनों में बताओ मुझे ये क्या है। ठीक है, इसके अलावा इंडियन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान टू क्लाइमेट चेंज है इंडिया का। पेरिस एग्रीमेंट, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया हुआ है। कब बनाया था? 2015, 14-15 में। ठीक है, फ्रांस के साथ मिलके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता होगा, ये गुड़गांव में हेडक्वार्टर है ना। 2030 तक इंडिया को 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करनी है। 50% इंडिया की एनर्जी नीड्स जो आनी चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी आनी चाहिए। एंड जो हम बात करते हैं CO2 एमिशन की डिग्रीज़ है वो 1 बिलियन टन कम करनी है। फिर डिक्रीज़ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय 45%। कहाँ के लेवल से, कहाँ से कंपेयर करोगे? 2005 से कंपेयर करें तो। वहीं बात करते हैं नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो 2070 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। ठीक है, फिर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट की बात करते हैं WHO के द्वारा। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है? इट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर से रिलेटेड बीमारी है। वहीं बात करते हैं ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है? ये पहले न्यूज़ में था, ट्रैकोमा। आप बताओ, TRACHOMA। आप मुझे बताओ ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये वायरस है, वायरल डिजीज़ है? नाउ ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट की बात करते हैं। इसमें इंडिया ने क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड फॉर हेपेटाइटिस B एंड C। ठीक है, फर्स्ट कौन है? चाइना। हेपेटाइटिस की बात करते हैं, इट कैन बी एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म, एंड क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। कॉजेज़ क्या है? सो वायरल कॉजेज़ जैसे कि वायरस से, टॉक्सिक कॉजेज़ मतलब पॉइजन हो गया ड्रग से, ऑटो इम्यून कॉजेज़ हो सकते हैं जो अभी तक कॉजेज़ हमारे अननोन हैं। ऑटो इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम ही आपका लीवर ख़राब करने लगता है, इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून। ठीक है, सो वो कॉजेज़ अननोन है। स्प्रेड की बात करते हैं। सो स्प्रेड हेपेटाइटिस A और E जो होता है वो फूड एंड वाटर से स्प्रेड करता है। वहीं B C D जो होता है वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? कंट्रोल करने के मेजर्स क्या क्या हैं? तो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो हेपेटाइटिस C को 2030 तक एलिमिनेट करने की बात करता है। इसी के साथ आप मुझे बताओ सिकल सेल डिजीज़ को एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक है? एंड प्लीज़ मैं ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मतलब कमेंट में लिखना आप, या फिर अपने पेजेस में लिख लेना, कहीं पर भी लिख लेना, बट आपको पता होना चाहिए। फिर आप मुझे बताओ, ओके सिकल सेल बताओ आप मुझे। ठीक है, ठीक है। नाउ स्वच्छ भारत मिशन आपको पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 2014 को आया था। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर 12 वैक्सीन से रिलेटेड आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी, 12 वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी 12 डिजीज़ से रिलेटेड। इसकी ट्रिक क्या है? DPT HIV P2 M2 RT JE। थोड़ा याद रख लेना बार बार, DPT करके याद करोगे। DPT HIB PM स्क्वायर RTJ। ठीक है, बार बार बोलोगे याद हो जाएगी। DPT मतलब डिप्थीरिया पेरिटस टेटनस। ठीक है, HIV मीन्स हेपेटाइटिस B एंड HIV। ठीक है, 2 बीमारी हैं। HIV से आप याद रखोगे हेपेटाइटिस B और HIV। फिर P से P2 मतलब निमोनिया और पोलियो, और M2 मतलब मीसल्स एंड मेनिंगिटिस। ठीक है, R मतलब रुबेला। T से हो गया अपना, ओके R से अपना ये हो गया रुबेला हो गया। फिर रोटा वायरस हो गया। हाँ, एक बात याद रखना, ये जो R है ना ये दूसरा R2 होगा। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये R2 होगा और ये T नहीं होगा। ओके, ठीक है। सो DPT HIV PMR स्क्वायर JE याद रखना। ठीक है, सो पोलियो निमोनिया मीसल्स मेनिंगिटिस और रुबेला और रोटा वायरस आपको याद रखना है। वहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस भी याद रखना, वहीं ये याद रखना है, ज़रूरी है। ठीक है, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें इटली फर्स्ट है। कैसे याद रखोगे? मेलोनी जी। ठीक है, एंड मोदी जी। मेलोडी आपको याद होंगे, बहुत मीम्स बन रहे थे, सो वहाँ से याद रख लो। फर्स्ट पे कौन है? इटली। सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट है, कितने? 59। इंडिया कितने पे है पता नहीं, बट इतना याद रखो 42 साइट्स हैं। 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल और 1 मिक्स है, जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ना फर्स्ट साइट जो थी 1983 में बनी थी, अजंता एलोरा केव, आप याद रखना, महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1983 में बनने वाली और 2 साइट्स कौन सी हैं? आगरा फोर्ट और ताजमहल। ठीक है, 1983 में बनी थी। 2023 में रिसेंट कौन सी बनी? होसैल टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, शांति निकेतन ऑफ वेस्ट बंगाल,
एंड टेंटेटिव साइट्स की बात करते हैं 57 है, जिसमें लेटेस्ट जो बनी है 2024 में 6 बनी है। कौन सी? ग्वालियर फोर्ट, धामनर केव्स, भोजेश्वर महादेव जिन्हों सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, रॉक कट ऑफ चंबल वैली एंड खूनी या कुंडी भंडारा, ठीक है, जो कि वाटर सप्लाई सिस्टम है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। एंड गोल्ड मॉन्यूमेंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंड इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, वो आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नाउ इंडिया ने एंटार्क्टिका में न्यू पोस्ट ऑफिस खोला है। अब आप सोचोगे भाई पोस्ट ऑफिस एंटार्क्टिका में क्या ज़रूरत है? बेसिकली एंटार्क्टिका में इंडिया का रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है भारती रिसर्च स्टेशन, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड, भारतीय रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? एंटार्क्टिका में। इसका पिन कोड क्या है? MH1718, MH1718, ठीक है। नाउ 1984 में दक्षिण गंगोत्री, ये पहला रिसर्च बेस था इंडिया का, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो इट वॉज सबमर्ज इनटू आइस, मतलब क्या हुआ, तूफान वूफान आया होगा कुछ, तो बेसिकली आइस के अंदर दब गया वो 1988 में, क्योंकि एंटार्क्टिका में है। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में मैत्री बना और 2012 में क्या बना? भारती, ठीक है। सो इसी भारती पर, इसी वाले पर 2024 में क्या है? न्यू पोस्ट ऑफिस खोला गया है। नाउ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये न्यूज़ में था। सो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सितवे पोर्ट जो म्यांमार में है और चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान। बेसिकली इतना याद रखना है, जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला, ठीक है, जो म्यांमार का पार्ट है। और यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट है, जैसे इंडिया, ये आप इंडिया देखोगे, फिर ये आप पाकिस्तान का हिस्सा देखोगे, इतना बाद में आपको ईरान मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह है चाबहार पोर्ट और यहाँ पर है सितवे पोर्ट। सो इन दो पोर्ट्स की कमान किसने संभाली है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, याद रखना। एंड इससे रिलेटेड मैप है, जो इंडिया ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, वो कहाँ से है? वो HICT लखनऊ, कोलकाता से स्टार्ट होगा, सॉरी, कोलकाता से। फिर सी रूट आपका चलेगा, ये कितना किलोमीटर है वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। एंड सितवे पोर्ट तक जाएगा। सितवे पोर्ट से ये बेसिकली यहाँ पर ये वापस मिज़ोरम को कनेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी जगह है बीच में? कलाडान रिवर के थ्रू जाएगा, यानी कि रिवर, बीच में रिवर के थ्रू कम्युनिकेशन जोड़ा जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जोड़े जाएंगे, पहले सी से, फिर बाद में रिवर्स के थ्रू, देन बाद में रोड और हाईवे के थ्रू। बीच में जो जगह पड़ेगी वो याद रखना, पलेतवा और कलेतवा, पलेतवा कलेतवा, कलादान रिवर और सी रूट सिस्टम, सितवे पोर्ट भी याद रख लेना, ठीक है। कौन सा है? पलेटवा कलेटवा, पलेटवा कलेटवा, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। इंडिया ने 2.3 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर लॉस कर दिया है एज़ पर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। मैक्सिमम ट्री कवर जो लॉस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? असम में, देन मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, याद रखना। एंड ट्री कवर गेन जो हुआ है मैक्सिमम, वो कहाँ हुआ है? कंट्री वाइज रशिया में, ठीक है। सो याद रखना। बाकी देखो, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट पर जब मैं करवाऊँगा अभी 20 तारीख से पहले, तो ज़रूर, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारी मैगज़ीन है, वहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं रिपोर्ट से। 2021 की रिपोर्ट थी, तो उसको मैं करवाऊँगा, वहाँ से कर लेना। छोटी छोटी बातें होंगी, कुछ कुछ ज़रूरी होंगी, बहुत ज़रूरी होंगी, उसी को कवर करेंगे, और कुछ फालतू का नहीं कवर करेंगे। तो वहाँ से इतना कर लोगे, दिस विल बी इनफ। फिर सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। बेसिकली भूटान की क्वीन है जेत्सन वांगचुक, बेसिकली भूटान में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, भूटान की क्वीन ने इसे प्रिसाइड किया था। तो याद रखना कब हुई थी? अर्थ डे पर हुई थी। अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल 2024 को होता है। इसका रिजल्ट क्या था? पेरू स्टेटमेंट जारी हुआ था और US $1 बिलियन दिए गए थे अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF, ओके, याद रखना। GEF की बात करते हैं। 1982 रियो समिट में इसका गठन हुआ था। 1982 रियो समिट बेसिकली किससे रिलेटेड है? IFSC की रिपोर्ट से रिलेटेड है, जो कि कब आया था? 1988 में आएगा, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम बात करते हैं IFSC रिपोर्ट, तो आपको पता होगा रियो समिट के अलग अलग परिणाम थे, जैसे कि एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गए, उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं बात करता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलाता है, UNFCCC आपको मिल जाएगा, ठीक है, UNFCCC, और आपको UNCBD मिल जाएगा। ये बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। सो UNCCD यानी क्लाइमेट चेंज, फिर हो गया, सॉरी क्लाइमेट चेंज हो गया,
डेजर्टिफिकेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा 2 कन्वेंशंस और है जहाँ पर ये इसको पैसा वैसे का कुछ मदद करता है GEF हमारा, किसमें, मीनामाटा कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP। सो दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। ओके, नाउ प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो कब आया, 1 अप्रैल 1973 में आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? ठीक है, और मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, 1991, 1992, 1993, 1994। चलो ज़रा मार्क कर दो या फिर बेसिकली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कब आया। वहीं बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसमें बेसिकली कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी, 1 अप्रैल 1973 से। कब स्टार्टिंग हुई, तो कब हुई तो पूछेगा 1973। कहाँ से हुई तो याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, चलो कमेंट सेक्शन बताओ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो NTCA किसके अंडर आती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर आता है। सेंसस हर 4 साल में होता है। कौन करवाता है, NTCA करवाता है। ठीक है, 4 साल में कब से हो रहा है, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 से होता आ रहा है। ठीक है, नाउ 2006 की बात करते हैं तो 1411 टाइगर्स बचे थे। अब हम काफ़ी इम्प्रूव करा है हमने, डबल से ज़्यादा। अब कितने, 3682 याद रखना। ठीक है, खासकर आपको अभी का याद रखना है 3682, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2018, 2022 में कितना टाइगर बढ़े हैं, 22% इंक्रीज़ हुआ है। 2022 में जो मैक्सिमम है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटका, देन उत्तराखंड और महाराष्ट्र, याद रखना। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क एंड चेंजिंग क्लाइमेट, दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। इसमें कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली इस रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, अगर कुछ काम का होगा तो हम जो आई दृष्टि वाली मैगजीन आने वाली 20 तारीख को उसमें कवर कर लेंगे, बट इतना ये जो एक्ट्स हैं वो याद रखना। ठीक है, ये भी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, खूब हल्ला हुआ था शाहीन बाग में, कब, CAA के द्वारा 2019 में ना, वो आपको याद होगा। इसमें आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन डेट क्या है, 9 दिसंबर 2019। पास कब हुआ था लोकसभा में, 9 दिसंबर 2019, और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को। रूल्स कब बने हैं, तो मार्च 2024 में इसके रूल्स आए हैं, 5 साल बाद, ध्यान रखना 4 साल बाद। सिटीजनशिप की बात करते हैं, किसे किसे दे रहा है, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसीस को। ठीक है, 6 कम्युनिटीज़, कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कट ऑफ डेट क्या है, बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो इन कम्युनिटीज़ से हो या फिर इन कंट्रीज से आया हो, ठीक है, और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया हो, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका कोई प्रोसिक्यूशन हुआ था उस कंट्री में और वो इंडिया में एज ए लीगल माइग्रेंट और ऑन लॉन्ग टर्म वीज़ा रह रहा है। बेसिकली कंडीशन याद रखना ना। व्हाट इज़ लीगल इलीगल माइग्रेंट, बेसिकली क्या है, ये सेक्शन 2(1)(b) डिफाइन करता है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। ये भी याद नहीं रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेप्शनल एरियाज़ क्या है, 6 शेड्यूल के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMT याद रखना, ATMM। ठीक है, फिर और कौन सी स्टेट्स हैं जो जहाँ एक्सेप्शनल है, तो ILP स्टेट्स, मतलब इनर लाइन परमिट स्टेट्स। ILP मतलब इनर लाइन परमिट स्टेट। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, आपको याद रखना है। ठीक है, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की बात करता है, जो पहले 11 साल था टाइम पीरियड, अब कर दिया है 5 साल। एंड सेक्शन B ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आपको याद रखना है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी होगा वो यही गवर्न कर रहा है। ठीक है, डिमांड फॉर 6 शेड्यूल लद्दाख में उठी थी। 6 शेड्यूल में कौन सी स्टेट्स हैं, ATMM अभी हमने पढ़ा था, ये वाली स्टेट्स हैं। फिर इसमें सोनम वांगचुक नाम के जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने 21 दिन का फास्ट रखा था ना। बेसिकली 6 शेड्यूल में रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, आर्टिकल्स है 244 क्लॉज 2, क्लॉज 1 ऑफ 275 आर्टिकल। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाएंगे टू फॉर्मुलेट लॉज विद रिस्पेक्ट टू लैंड, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, और सेंसस 2011 के अनुसार लद्दाख की जो पॉपुलेशन है 1.4 लाख है। एज अ यूनियन टेरिटरी ये कब बना, 31 दिसंबर 2019 को बना। इट्स द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अगेन एरिया वाइज, एंड पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं, इट्स द सेकेंड लीस्ट पॉपुलस यूटी। ठीक है,
बहुत कम पॉपुलेशन है, याद रखना। फिर अब आप बताओ मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली यूटी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। नाउ सीनियर केयर रिफॉर्म्स इंडिया में हुए थे नीति आयोग के द्वारा, ये एक रिपोर्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन एजिंग एंड हेल्थ, ठीक है, इसको याद रखना। एंड इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है नीति आयोग का CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम, एंड वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। एंड गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जो रिलेटेड है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड, सॉरी ओल्ड एज से रिलेटेड, इतने नाम याद रखना ना। PM ने 5 एम्स दिए हैं किसे किसे, अलग अलग स्टेट्स में, भटिंडा राजकोट हो गया, रायबरेली हो गया, कल्याणी हो गया वेस्ट बंगाल में, और मलंगरी हो गया, मंगलागिरी हो गया आंध्र प्रदेश में। देखो मेरे नोट्स में ANP मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, एंड ARP हो गया अरुणाचल प्रदेश, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मराठा रिजर्वेशन बिल आया जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात करते गवर्नमेंट जॉब में देंगे। एंड आर्टिकल्स कौन से रिलेटेड है, 15(4), 15(5) और 16(4), जो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। एंड CM कौन है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। एंड रिलेटेड कमेटीज़ कौन सी है, नारायण राणे कमेटी और गायकवाड़ कमेटी। फिर बात करते हैं ग्रो इनिशिएटिव जो कि नीति आयोग का है। इसमें क्या है, बेसिकली ग्रो की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट। बेसिकली इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं, खासकर जो बजट में रहती हैं, उनको तो खासकर आपको रटे होने चाहिए उनके नाम, उनके फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे ही एक इनिशिएटिव है नमस्ते करके, ठीक है, उसको याद रखना। प्रणाम करके है, ठीक है। इनके आपको फुल फॉर्म, इस टाइप की जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनके आप फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। बात करते हैं इसमें बेसिकली रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स का हेल्प ली जाएगी, किस लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को मैपिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स है एग्रो जो अलग से इसमें मतलब नोट्स में नहीं थे, मतलब बुक में नहीं थे, तो मैंने अलग से डाल दिए। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर मतलब एक ही खेत पे आप पूरा फॉरेस्ट की आप बात कर रहे हो। पिसीकल्चर मतलब फिशरीज से रिलेटेड है। और एग्रो सिल्वीकल्चर मतलब क्या है, एग्री सिल्वीकल्चर ट्री प्लस क्रॉप, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट मतलब ट्री और प्लस क्रॉप। इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, तो एक्ट याद रख लेना सारे डेट वाइज। एनुअल NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं, किसके द्वारा, DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस के द्वारा है। NESDA की बात करते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट की याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट सिस्टम। मैक्सिमम ई गवर्नेंस सर्विसेज कहाँ पर है, बेसिकली जम्मू कश्मीर आप याद रखोगे। 117 ई सर्विसेज जम्मू कश्मीर ने प्रोवाइड की थी, ठीक है। इट्स अ ह्यूज टर्म, आपको याद रखना पड़ेगा। और लीस्ट की बात करते हैं तो सिक्किम, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड मणिपुर। मणिपुर इज़ द लास्ट स्टेट। 100% सर्विस डिलीवरी किसने दी है, तो जम्मू कश्मीर, केरला, असम एंड उड़ीसा याद रखना। सबसे ज़्यादा किसने दी है, तो जम्मू कश्मीर ने। कितनी, 117। कौन से अलग अलग पोर्टल्स हैं या फिर डिवाइसेस हैं इनके थ्रू ये सब हुआ है पॉसिबल, ई उन्नत हो गया, ई सेवाराम हो गया, सेवा सेतु हो गया, उड़ीसा उरू हो गया, ठीक है। वहीं सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं, कौन सा सेक्टर में मैक्सिमम ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, तो लोकल गवर्नेंस एंड यूटिलिटी सर्विसेज याद रखना। वही बात करते हैं अगर स्टेट वाइज बात करते हैं, सिर्फ जैसे हम ओवरऑल इंडिया में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा टॉप पे सेक्टर कौन चल रहा है, तो आपको पता लगेगा लोकल गवर्नेंस। बट अगर हम स्टेट वाइज बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे याद रखना टूरिज़्म बेसिकली 23 स्टेट्स में चल रहा है, ठीक है। फिर एक स्वयं पोर्टल है एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, क्लास 9th to PG को कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑपरेशन कौन देगा, IIT मद्रास। बेसिकली अलग अलग क्लासरूम कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे स्वयं पोर्टल पे। आप जाओ, आपकी क्लास है, आप 10th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे हो, आप जाओ उस पोर्टल पे लॉगिन करो, अपनी अपनी क्लास देख सकते हो। बेसिकली एक एजुकेशन पोर्टल है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। नाउ नेशनल बेसिकली लैंग्वेज एटलस हुआ था, IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो भी है, सेंटर फॉर आर्ट्स, उसके द्वारा, ठीक है। बेसिकली IGNCA की बात कर लेते हो, 1987 आपको याद रखना है, ऑटोनोमस बॉडी में बनी थी और कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वहीं बात करते हैं लैंग्वेज एटलस यानी कि लिंग्विस्टिक किसी सर्वे की बात करते हैं, तो पहला लिंग्विस्टिक सर्वे कब हुआ था, 1928 में, सर GA ग्रीसन के अंडर। वहीं बात करते हैं 1961 में जो सेंसस हुआ है,
इट वॉज बेसिकली उस सेंसस में 1961 के सेंसस में लैंग्वेज विद अ सिंगल स्पीकर वॉज टेकन इनटू रिकॉर्ड। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं हिंदी बोल सकता हूँ एंड आई कैन स्पीक प्रिटी वेल इंग्लिश एज वेल। ओके, नाउ पॉइंट इज दिस, कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जो अपनी कोई XYZ भाषा जानता है, उड़िया हो गया, डोगरी हो गया, अलग अलग भाषा है इंडिया में, लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री है, हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं। सो कोई बंदा ऐसे भाषा बोल रहा है, उसको सिर्फ वो अकेला बंदा है और गवर्नमेंट को ये पता है कि वो अकेला बंदा है, तो उसे भी नोट करा गया। दिस सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1961 का सेंसस, इंडिया के बाद पहला लिंग्विस्टिक सेंसस कब हुआ? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। तो याद रखना 1961 का सेंसस। वहीं बात करते हैं ब्राइबरी केस एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने केस वस किया था। वहाँ जो केस हुआ था, वहाँ गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई घूस वूस लेता है अपने कुछ, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में अलग अलग वोटिंग होती है, ठीक है, कुछ भी वोट करने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, यानी MP MLA है, वो अगर कोई घूस ले लेता है, ब्राइब ले लेता है, कोई गिफ्ट ले लेता है, ठीक है, तो क्या उसको पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी? तो सुप्रीम कोर्ट का उस समय कहना था यस होगी। बट नाउ सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने ये कहा है कि MP MLA हु हैज़ टेकन ब्राइब आर नॉट इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ठीक है, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट GI टैग, सो किसे दिया है? मंजुली मास्क को। ठीक है, मंजुली मास्क। GI टैग की बात करते हैं तो एक्ट आया था 1991 में, बट इफेक्ट जब ये पूरा लागू हुआ वो कब हुआ? 15 सितंबर 2003 को। तो एक्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 1999 को आया था। आर्टिकल्स, सो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 22 क्लॉज 1, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात नहीं हो रही है, WTO ट्रिप्स से रिलेटेड ये चीज़ है। मैक्सिमम GI टैग किसके पास है? सो याद रखना, जर्मनी के पास है। ठीक है, ये और एक बात हमने देखी थी, हेरिटेज सेंटर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वो हमारे मेलोनी जी के पास है, यानी कि इटली में है। ठीक है, इंडिया में कितने हैं? 42, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये पड़ी थी। उसके बाद हम बात करते हैं GI टैग से रिलेटेड। सो इंडिया का पहला GI टैग कौन सा है? दार्जिलिंग। ठीक है, एंड GI टैग को ट्रेडमार्क और ये सब फाइल करने के लिए जो GI रजिस्ट्री ऑफिस है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। तो इतना याद रखना। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिख लेना। ठीक है, GI रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, और असम में बेसिकली मजूली मास्क असम का है। बेसिकली इसका नाम जो पड़ा है मजूली आइलैंड्स पे पड़ा है। इट्स अ रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड है, टापू है बड़ा सा, दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। सो उसका नाम क्या है? मजूली। वहाँ पर जो मास्क बनाए जाते हैं उसका नाम है मजूली मास्क या मंजूली मास्क जिसे कहते हैं। वही यूपी की बात करते हैं। यूपी के लेटेस्ट कौन कौन से हैं? तरंगी बर्फ़ी या तिरंगा बर्फ़ी जिसे कह लो, और मेटल क्राफ्ट कहाँ का? काशी का। थारू एम्ब्रॉयडरी कहाँ की? लखीमपुर खीरी की, थारू जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। और जरदोज़ी केन या बेम्बू क्राफ्ट की बात करते हैं तो बरेली अपना शहर। और हैंड ब्लॉक प्रिंट की बात करते हैं तो पिलखुवा हापुड़, याद रखना। ओके, फिर स्मार्ट ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने बेसिकली क्या करा है? एम किया है कि पंचायत को हम स्मार्ट बनाएंगे इस टाइप से। तो पढ़ लेना, छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। महतारी वंदना योजना, बेसिकली वुमेंस को जो 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो मैरिड वुमेन हो गई या डाइवोर्स हो गए, जिन्हें विडो हो गई, या फिर बेसिकली इनका पति ने उनके छोड़ दिया है, घर वालों ने त्याग दिया है, इस टाइप की कोई वुमेन है तो उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएंगी 1000 रुपये पर मंथ। अब बेसिकली 1000 रुपये से तो क्या ही होता है, बट अलग गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज स्कीम्स चलते रहती हैं। सो कंबाइंड करोगे तो ठीक ठाक एक गुजारे लायक चीज़ हो जाती है। आई थिंक हो जानी चाहिए। नाउ एज की बात करते हैं तो एज 21+ एंड कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2024 है। फिर एक पोर्टल है ई किसान उपज निधि, आपको याद रखना है। इट्स अ डिजिटल गेटवे फॉर ऑफ वेयर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी, बेसिकली रेगुलेटरी होगा, रेगुलेटरी नहीं होगा। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, न्यू दिल्ली। ठीक है, या फार्मर क्या होगा? बेसिकली क्या है, ये एक WDR है,
बेसिकली क्या है, वेयर हाउस है जहाँ पर फार्मर अपना सरप्लस जमा कर सकता है। मतलब फार्मर के पास मान लो 100 किलो गेहूँ की उपज हुई है फार्मर के, ठीक है। एंड ज़रूरत क्या है, उसे अपने घर में तो 10 किलो ही रखेगा, बाकी जो 90 किलो होगा वो उसका क्या है, सरप्लस है, वो बेचना ही उसे। तो देयर इज़ अ चांस कि अभी मान लो ऑफ सीज़न चल रहा है या मान लो ऑन सीज़न चल रहा है, तो हो सकता है सब बेच रहे हैं तो उसे उतना फ़ायदा ना मिले, तो वो क्या करेगा, सरप्लस को WDRA में छोड़ आएगा। अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं WDRA में, जहाँ पर आप अपना अनाज है वो रख सकते हो सिक्योरली, वहाँ चूहे नहीं लगेंगे, कीड़े वूड़े की टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी गई है। सो फार्मर वहाँ अनाज छोड़ेगा और WDRA उसके बदले उसे क्या देगा, एक रसीद देगा, इसे हम रिसिप्ट कह लो, रसीद या रिसिप्ट कह लो, वो देंगे। एंड फार्मर क्या कर सकता है, उसी रिसिप्ट को बेसिकली उस रिसिप्ट के थ्रू लोन्स ले सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, बैंक से। नाउ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन एंड स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण। फिर जल जीवन मिशन 2019 में आया था जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। 55 लीटर पानी दिया जाएगा पर पर्सन पर डे पर रूरल हाउस होल्ड है, याद रखना। हर गांव के हर एक घर में हर रोज़ हर बंदे को 55 लीटर पानी देने की बात की गई है इसमें। हम के ये क्या हुआ, ओके। वहीं सुफलम की बात करते हैं, स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स, फुल फॉर्म याद रखना। फिर लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट से तो इसमें कुछ डेटा है वो आपको याद रखना है, ये सारा डेटा आपको रटना पड़ेगा, चाहे MP कितने हैं, MLAs कितने हैं, वो आपको याद रखना पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST को अलाउ कर दिया है, बेसिकली 7 जज बेंच CGI कौन है, DY चंद्रचूड़, आपको याद रखते हैं। ओवरटर्न्स द SC डिसीजन इन EV, ठीक है, एक केस था उसमें एक डिसीजन लिया गया था, और डिसीजन क्या था कि SC ST लिस्ट क्या है, एक होमोजेनियस ग्रुप है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट CGI ने ये डिसीजन लिया है इस साल कि नहीं, सब क्लासिफिकेशन होगा। बेसिकली क्या है देखो, मैं बताता हूँ। जस्ट सपोज़ करो सबको ये SC हैं जितने सारे, मतलब मैं XYZ कम्युनिटी लेता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा, XYZ कम्युनिटी है, ठीक है। सपोज़ करो ये एक XYZ कम्युनिटी है, रह रही है, बट सारी कम्युनिटी के सारे लोग ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे एक ही फाइनेंशियल कंडीशन में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं ये अच्छे खासे अपना लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी अलग अलग कार से घूम रहे हैं आराम से, मतलब कहने का मतलब है ग्रुप ए सर्विसेज में, ग्रुप बी सर्विसेज में। बट देयर आर सम पीपल जो मिडिल क्लास हैं, जो अपने कहीं ना कहीं ऑल्टो में घूम रहे हैं, है ना। बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, शिट, ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अति पिछड़े में आते हैं, मतलब बहुत उनकी हालत बहुत ख़राब है, रिक्शा चलाते हैं या फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो क्या सोचने वाली बात है, क्या सबको उसी समान भाव से रिजर्वेशन मिलना चाहिए? जो कम्युनिटी थोड़ा स्ट्रांग हो चुकी है, क्या उसको अब वो सीट्स बाकियों के लिए नहीं देनी चाहिए ताकि बाकियों का भला हो सके? इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सब क्लासिफिकेशन करनी चाहिए एंड स्टेट्स को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने स्तर पे करें। फिर आपको आर्टिकल 341 याद रखना है, बेसिकली लक्ष्मीकांत या फिर आपकी कोई भी बुक हो, बुक में नहीं होगा तो एक बार न्यूज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, हंगामा भी काफ़ी हुआ था। और सेंसस डेटा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो UP PCS करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आपको सेंसस रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ट्रिक्स के साथ कवर करवाई हैं, तो वहाँ पर हो जाएगी याद, उसको ज़रूर याद कर लेना। फिर डिफरेंट SC ST कम्युनिटीज़ जो स्टेट वाइज हैं उनको याद रखना, जैसे महाराष्ट्र में महार मतंग हो गया, राजस्थान में मेघावल बलवार और जाटव हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली कॉमन कम्युनिटीज़ हैं जो आपको अलग अलग जगह दिख जाती हैं, तो इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं महार पूछ लेगा, ठीक है, मेघवाल पूछ लेगा, बलवर पूछ लेगा। फिर महाराष्ट्र में गोंड एंड भील है, तो भील तो राजस्थान में भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भील कहाँ कहाँ है। फिर मीना कम्युनिटी इंपॉर्टेंट राजस्थान की, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ठीक है, नीति आयोग में। हेड किसने की थी? PM मोदी ने। कहाँ पर हुई थी? राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में।
India aims to become the world's third largest economy by 2047 with a GDP target of $30 ट्रिलियन, ठीक है, सॉरी 3 ट्रिलियन होगा ये, इसको सही कर लेना, ये 3 ट्रिलियन होगा, 30 नहीं 3। कंसेप्ट क्या है, ज़ीरो पॉवर्टी विलेजेस वॉज डिस्कस्ड, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली चार्टर वॉज प्रपोज टू एनकरेज स्टेट्स टू क्रिएट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। बेसिकली क्या है, आप हर एक विलेजेस में ऐसा होना चाहिए पॉवर्टी ना रहे, और दूसरा क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं उनका हमें ख्याल रखना है। ज़्यादा कोई ज़ोरदार बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना। गवर्निंग काउंसिल किसकी है, नीति आयोग की। चेयर कौन करता है, पीएम। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले 30 ट्रिलियन जो टारगेट्स हैं वो, और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना है 2047 तक। एंड कौन कौन इसका पार्टिसिपेंट है वो याद रखना। शिक्षा शपथ की बात करते हैं तो सेवन स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव जैसे विद्यांजलि प्रोग्राम, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है, कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक। विद्यांजलि प्रोग्राम हो गया, तिथि भोज हो गया, ये आप पढ़ लेना एक बार। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कस्तूरी रंजन कमेटी के द्वारा इसे रिकमेंड किया था एनईपी को। एंड 5 फाउंडेशनल पिलर्स हैं इसके, और ये 2030 के एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन करती है। नाउ क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से SDG से अलाइन करती है, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आपको नाम बताना है मुझे, ओके। नाउ की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, PM श्री स्कूल याद रखना, ठीक है, और बता दिया मैंने, आराम से यहाँ पर पढ़ लेना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट याद रखना, निपुण भारत हो गया, निष्ठा हो गया, NDR हो गया, और विद्या प्रवेश हो गया। नाउ इसके बाद स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली कौन निकालता है, तो यूएन की कौन कौन सी बॉडीज़, UNFA हो गया, IFAD हो गया, यूनिसेफ हो गया, WPF हो गया, WHO, ठीक है। फिर लॉन्च इन कंटेक्स्ट ऑफ G20 ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी टास्क फोर्स, जिसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। वहीं बात करते हैं IFAD की बात करते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 1977 में इसको रोम इटली में बना था। इतना ज़ोरदार कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस UN से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इतना याद रख लेना। फिर इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं, ठीक है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया 2013 वाला। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, ICDS 1975। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब अन्न बांटना बेसिकली कहीं ना कहीं, जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कुछ अन्न बचा के रखती है, एंड वो फिर बाकी लोगों को बहुत ही कम प्राइस में बांटा जाता है जिनको ज़रूरत होती है। अन्नदाता अन्न योजना, ठीक है, 1 करोड़ ऑफ द पूरेस्ट BPL आर कवर्ड अंडर द टारगेट, ठीक है, याद रखना। पोषण अभियान याद रखना है आपको, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो पढ़ लेना। एंड हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है, ये नाबार्ड के इस बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि FSSAI का बेसिकली कौन सा मूवमेंट है, तो ईट राइट मूवमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है। फिर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग की बात करते हैं तो 2024 में हुआ था, कब, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। शेयर प्रोग्राम क्या है, शहर प्रोग्राम, बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, और ट्रांस यूनियन सीबिल के द्वारा है ये, CIBIL। फिर बात करते हैं क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम टू इन्हेंस द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स अमंग द वुमेन्स। शहर प्रोग्राम ये है, इसके कुछ पिलर्स हैं जैसे इच्छा शक्ति हो गया, ज्ञान शक्ति हो गया, कर्म शक्ति हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? अस्मिता मीन्स ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ UGC एंड भारतीय भाषा समिति। भारतीय भाषा समिति की बात करते हैं, कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2021। वहीं बात करते हैं, एक चीज़ लॉन्च हुई है, बहुभाषा शब्दकोश, जिसे किसने लॉन्च किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बहुभाषा शब्दकोश को। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस टूल फॉर वर्ड्स इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस एंड द मीनिंग्स बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, याद रखना। इसके अलावा
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी याद रखनी है आपको, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर, याद रखना। साइंस एंड टेक के अंडर नहीं है, स्पेस टेक के अंडर नहीं है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। फॉरेस्ट्री वॉरेस्ट्री मत कर देना, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर आती है। रेगुलेटरी, सो बेसिकली इट्स अ रेगुलेटर ऑफ जीएम क्रॉप्स, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनके जीन्स चेंज कर देते हैं वो वाली क्रॉप्स हैं ये। जीईएसी की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। इट्स चेयर्ड बाय स्पेशल एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एंड जीएम क्रॉप्स कौन कौन सी अप्रूव हुई हैं, तो याद रखना सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा बीटी कॉटन ही अभी तक अप्रूव हुई है। एंड बीटी कॉटन में याद रखना बीटी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ अलग अलग नाम याद रखना। जीईएसी ने रिकमेंड तो किया बट गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, किसको, जीएम मस्टर्ड को। फिर एसटीबीटी कॉटन जो है, इट्स अ रेजिस्टेंस अगेन ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बट क्या एचटीबीटी कॉटन अप्रूव है ना, सिर्फ बीटी कॉटन अप्रूव है, याद रखना। DMH11 मस्टर्ड याद रखना, एंड गोल्डन राइस, ये दोनों याद रखना। एंड कुछ कुछ चीज़ें इनके बारे में वो पढ़ लेना। यूनेस्को की बात करते हैं, सो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड्स एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की बात करना है, याद रखना। सो इसने बेसिकली 3 इंडियन लिटरेचर को इंक्लूड करा है, किसमें यूनेस्को ने किसमें इंक्लूड करा है, तो याद रखना मेमोरी ऑफ वर्ल्ड्स एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। कौन कौन से हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदयालोक लोकाना। सो ये 3 बातें, इनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं वो पढ़ लेना, याद रख लेना। भाई मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, यूनेस्को का प्रोग्राम है जो 1992 में लॉन्च हुआ था। यूनेस्को की बात करते हैं 1945 में लॉन्च हुए थे। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। और डीजी कौन है, ऑड्री अजोला, याद रखना, इनका नाम याद रख लेना। संपूर्णता अभियान की बात करते हैं, कैंपेन नीति आयोग के द्वारा हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ, सो बेसिकली 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में हुआ। 3 महीने का टाइम पीरियड है। बेसिकली फोकस एरियाज़ हैं कुछ, वो पढ़ लेना आप एक बार। वहीं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हो, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हुए थे लॉन्च और 2023 में ब्लॉक्स लॉन्च हुए थे। फिर टोटल कितने हैं, 112 डिस्ट्रिक्ट्स और 500 ब्लॉक्स हैं। कुछ फोकस एरियाज़ हैं, ठीक है। 3 तो कॉमन है, देखो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर और एजुकेशन, ये तीनों क्या है, कॉमन है। बाकी तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी आ गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट्स में, और सोशल डेवलपमेंट का है, ब्लॉक्स में, इतना याद रखो। इंडिकेटर्स कितने हैं, तो 81 है 2018 वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, 40 किसमें 2020 वाले 23 वाले ब्लॉक्स में। फिर बात करते हैं एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, सो मॉस्पी के द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि कितने नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, कौन कौन टॉप करा है, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, ठीक है, और जीवीओ कितने परसेंट से ग्रो हुआ है, ठीक है। एंड हाईएस्ट शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइज बोथ रूरल अर्बन एरिया में कौन कौन है, तो यूपी सबसे मैक्सिमम है। और सबसे डिक्लाइन किस में हुआ है, तो गुजरात सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है इसमें, ठीक है। मोइडम्स क्या है, बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, 43rd बनी है इंडिया की। अभी हमने देखा ऊपर क्या देखा था, 42 साइट्स है इंडिया में, यही तो देखा था, 35 + 7 + 1। बट अभी क्या हुआ है, जब दूसरे उसके मंथ की मैगजीन में कवर कर रहा था तो 43 यूनेस्को साइट्स बन चुकी हैं। 43rd कौन सी है, मोइडम्स, याद रखना। मोइडम्स बेसिकली इज अ माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। बेसिकली अहोम साम्राज्य कहाँ पर था, असम में। असम के अहोम साम्राज्य में जो भी डेथ हो जाती थी किसी राज्य परिवार में से, किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको माउंट बना देते थे। मतलब ऐसा क्या है, कोई किसी की डेथ हो गई तो उस पर ऐसे टीला टाइप का कुछ बना दिया, ठीक है, मिट्टी विट्टी से, तो उसे माउंट बरियल कहते हैं। तो उस पूरी साइट को हमने मोइडम्स नाम दिया है, ठीक है। ये टर्म आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। कल्चर मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र शेखावत। एंड 2 दूसरी असम से साइट्स कौन कौन सी हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क। मोइडम्स इसे हम होम ऑफ स्पिरिट्स भी कहते हैं। और अहोम किंगडम की बात करते हैं, इट वॉज फाउंडेड इन 13th सेंचुरी। फाउंडर कौन थे,
चाओ लुंग सिउ काफा, याद रखना। और फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? छेराइडोई या छेराइडोई इस नाम से। तो इसको देखना एंटी चीटिंग लॉ क्या है। पटना हाई कोर्ट ने बेसिकली 65% कोटा बिहार में जो लग रहा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। एंड कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आर्टिकल कौन कौन से? 16(4), 16(4)A, 46 आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। मंडल कमीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जो लक्ष्मीकांत में दी है वो नहीं पता तो इतना तो पता होना चाहिए। 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा था और उस समय इम्प्लीमेंट कर दिया था किसने? वीपी सिंह गवर्नमेंट ने। फिर 1992 में इंद्र सावनी केस होता है, जजमेंट आया जिसने 50% सीलिंग दी। और वहीं 1919 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट आता है जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है EWS को। ठीक है। नाउ इनॉग्रल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ पर हुआ? राजगीर में, बाय PM मोदी। नालंदा 5th AD से लेकर 12th AD तक इसका इतिहास है। वहीं बात करते हैं किसने फाउंड की थी? कुमार गुप्ता, याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी के। इट्स एजुकेशन हब ऑफ मगध। टीचिंग्स कौन सी हैं? बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉजिकल ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। एंड मैथमेटिक्स भी है, मेडिसिन भी है। 6th AD को आर्यभट्टा, इसके जो कुलपति थे यानी हेडमास्टर कौन थे? आर्यभट्टा थे 6th सेंचुरी AD में। इन्होंने ज़ीरो की भी खोज की थी, आपको पता होगा। लाइब्रेरी की बात करते हैं, धर्मगंज याद रखना इसका नाम था, जिसमें 9 मिलियन किताबें थी। ड्यूरिंग हर्षवर्धन के एरा में यानी 606 से 647 के बीच में हुएन सांग होगा। फिर मोक्षा देवा, याद रखना ये चाइनीज़ मॉन्क थे, इनके नाम थे। खासकर आपने हुएन सांग ही पढ़ा होगा अभी तक, बट ये तीनों याद रख लेना, न्यूज़ में भी था और कई न्यूज़ में भी मैंने सुना था कि ये सब आए थे। ठीक है। खासकर आज तक वाले तो अलग ही चलते हैं। फिर तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि हाँ ये 3 कुछ थे जो हर्षवर्धन के एरा में आए थे। फिर 1193 में इस्लामिक इन्वेजन होता है, तो इन्वेडर का नाम था बख्तियार खिलजी, जो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड 1812 में फ्रांसिस बुचनन इसके रिमेन्स को यानी रुइंस को, खंडर को डिस्कवर करता है। सिर्फ डिस्कवर ही किया था, ठीक है, उन्हें बस पता लगा था कि भाई ऐसी ऐसी कुछ चीज़ है। ठीक है। वहीं बात करते हैं 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि ISI के उस समय हेड थे, ASI के, वो इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अरे ये तो अपना राजगीर का विश्वविद्यालय था। उसे नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 2010 में। उससे पहले 2009 में इसे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में काउंट कर लिया जाता है और 2016 में इसे फाइनली टेंटेटिव लिस्ट से हटा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है। बेसिकली इस इतना भी डेटा है आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। न्यू कैंपस जो बना है वो नेट ज़ीरो कैंपस है। नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस मतलब पूरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा वो कैंसिल आउट हो रहा होगा पेड़ पौधे इन सब चीज़ों से। कितना एरिया है? 455 एकड़। आर्किटेक्ट कौन है? BB दोशी। एट सेंटर में क्या है? लोटस पॉन्ड और कमल सागर जिससे कह सकते हो। फिर यूनेस्को की WHS जो रिलेटेड बुद्धिज़्म में अलग अलग साइट्स हैं कौन कौन सी हैं? सो सांची मोन्यूमेंट मध्य प्रदेश का, महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार में, एंड अजंता केव्स महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, याद रखना यूनेस्को की इंटेंचेबल हेरिटेज साइट है। फिर कवच सिस्टम की बात करते हैं तो ट्रेन से रिलेटेड है, जो भी डेटा है वो आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार, याद रखना ट्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। ड्रॉट जो अकर्ड हुआ, सूखा पड़ गया 13 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के इसी बहाने आपको नाम याद रख लेना है। और बाकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कौन कौन सी आती है? नर्मदा, तापी, माही। माही जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ को 2 बार कट करती है। ठीक है, याद रखना। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा जितनी भी रिवर्स मैंने मैपिंग के थ्रू एंड ट्रिक्स के थ्रू कवर करवाई थी, ठीक है, यूट्यूब पर, वो आप देख लेना एक बार, नोट्स कवर कर लेना एक बार। ठीक है। और आपने जिसने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। सेंसस, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इन सब के डेटा मैंने बहुत ट्रिक्स के साथ कवर करवाए हैं। जिसने देखे होंगे उसको याद हो गया होगा ऑब्वियसली। ना सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करते हैं, 1945 में हुआ जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, जल मिनिस्ट्री द्वारा, और हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली में। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ आयुष, ये थोड़ा याद रख लेना। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आरोग्य, योगा, नेचुरलिटी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, इतना याद रखना है बस। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम 2024 में आई थी। इसका कुछ फाइनेंशियल आउटले है वो आपको याद रखना है।
2254 करोड़ 2024-25 से लेके 28-29 तक। क्या ये आपको डेटा याद रखना है? यस, आपको ये डेटा याद रखना है क्योंकि अभी जस्ट आई है स्कीम, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस एक्ट याद रखना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कब से इन्फोर्स में है? सो याद रखना 2024 में लागू हुआ। एंड रिपील्ड किसे करा? 1898 वाले एक्ट को उसने रिपील्ड कर दिया। दोनों में कुछ कुछ कंपैरिजन है, ज़्यादा ज़ोरदार कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का फुल्का पढ़ लेना एक बार। नाउ 21st लाइव स्टॉक सेंसस रिलेटेड वर्कशॉप हुई थी, कहाँ पर? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और लाइव स्टॉक सेंसस की बात कर लेते हो, हर 5 साल में होता है, ठीक है। 1990 में हुआ था पहली बार। और कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है? ना। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री है? ना। फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री याद रखना। 20वां सेंसस कब हुआ था? 2019 में। इसका मतलब है 2024 में लेटेस्ट सेंसस होना था, जिससे रिलेटेड वर्कशॉप भी आयोजन की गई थी। 20th सेंसस याद रखना 2019 में हुआ था, ठीक है। यानी कि 100 साल हो गए। और टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 535.78 मिलियन। टोटल बोवाइंस कितने हैं? 302। बोवाइंस मतलब कैटल हो गया, बफेलो हो गया, मिथुन, याक हो गए, ये सब। और मैक्सिमम बोवाइंस एंड बफेलो कहाँ है, ठीक है। बोवाइंस में बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा कैटल्स कहाँ पर है, यानी गाय कहाँ हैं, तो लिखना है वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ हैं? भैंस यानी बफेलो कहाँ है? यूपी याद रखना। वहीं कोई पूछता है सबसे ज़्यादा बोवाइन स्पीशी कहाँ है, मतलब पूरी स्पीशी की बात हो रही है, इसमें कैटल बफेलो सब आए, तो यूपी याद रखना, ठीक है। इसमें गोट वोट कुछ जोड़ मत देना प्लीज़। वहीं बात करते हैं लद्दाख ने बेसिकली फंक्शनल फुल लिटरेसी अचीव कर ली है अंडर उल्लास की फुल फॉर्म याद रखनी है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, यानी कि NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम आपको याद रखना है। इसका टारगेट था 100% लिटरेसी 2030 तक, जिसने लद्दाख ने इसे अचीव भी कर लिया है। टाइम पीरियड क्या है? 2022 से 27 तक ये चलेगी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोग्राम से ये अलाइन भी करती है। 5 कंपोनेंट है: फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। याद रखना जो भी लिखा हुआ है इस PDF में सब काम का ही है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 110 पेजेस को छोटा करके आपको 12-13 पेजेस में दिया है कंटेंट, तो जो भी लिखा हुआ है उसे बार बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड उल्लास का एक मोबाइल ऐप भी है, इसका नाम उल्लास है। इट हैज़ अ विजन टू मेक भारत जन जन साक्षर बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य बोध। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है? BD मिश्रा, याद रखना। सो लास्ट पेज, इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल सोलर पावर प्रोड्यूसर, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं 2023 से 24 तक कितना है? कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 1366.6 गीगावाट। 2025 मार्च तक हमें इसे इंक्रीज़ करना था, कब? 170 करनी है और का टारगेट है। और 2030 तक कितना टारगेट करना है? 500, जिसमें से 280 कहाँ से आएगी? सोलर से ही आनी चाहिए। कुछ इनिशिएटिव्स हैं इससे रिलेटेड, याद रख लेना, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। सो ये कुछ एक्ट्स हैं, याद रखना आपको याद रखना है। इसमें कुछ मैं बोल दूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, प्रमोशन इन जॉब्स इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स तो होते हैं, समझ में आ रहा है कि आपको जॉब चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है आपका, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सही है, बट आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, क्या ये फंडामेंटल राइट है? ना, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। एंड से रिलेटेड अलग अलग केस भी हुए हैं, जैसे कि M नागराज का केस 2006 में हुआ, अय्यर कोहलो केस 2007 में हुआ, और जर्नैल सिंह केस हुआ 2018 में। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 1997 बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन ये स्टार्ट हुआ था। हेडक्वार्टर जिसका ढाका में है, और हेडक्वार्टर कब से है? 2014 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और बिम्स्टेक की बात करते हैं, इट कंप्राइज ऑफ 22% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड जिसे हम बात कर सकते हैं मनी के हिसाब से 22% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, और मॉनेटरी टर्म्स में वर्ल्ड का 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी बिम्स्टेक कंट्रीज़ के पास ही है, जिसमें से इंडिया का एम है कि हम
$3 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे। ठीक है, याद रखना वो 30 नहीं था, 3 था। ठीक है, इसको याद रख लेना। एंड ट्रिक याद रखना, BB इन MTS। सो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। कैसे याद रखोगे? BB की बाइंस भुवन बम था, आपको याद होगा। ठीक है, देखा ही होगा। सो BB यानी भूटान, बांग्लादेश। ही इज़ इन मतलब इंडिया, नेपाल। MTS क्या MTS नाम की मेट्रो है या बस है? सो ऐसे याद रखना MTS। सो म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। फिर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात करते हैं तो WHO के द्वारा ये रिपोर्ट बनी थी। 5 कंट्री को एक्नॉलेज किया गया था टू एलिमिनेट 1 NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेट करना बेसिकली। और बेसिकली 5 कंट्री हैं, वो एक को एलिमिनेट करेंगी, एक डिजीज़ को, और एक कंट्री ऐसी है जो 2 डिजीज़ को एलिमिनेट करेगी। ठीक है, जिसके तहत 2023 में बांग्लादेश ने फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने वेस्केरल लेशमेनियासिस को एलिमिनेट कर दिया। और WHO ने बेसिकली रोड मैप जो दिया है NTD का, वो 2021 से लेके 2030 तक दिया है, इसको भी ध्यान रखना। ना इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, इंडिया सक्सेसफुली एलिमिनेटेड गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा एंड यॉज। ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आँखों से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड एक बीमारी है। एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस एम्स टू अचीव द सेम फॉर दिस डिजीज़ बाय 2030। इसका भी याद रखना। सिकल सेल डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ कब तक एलिमिनेट हो जाएगी ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। सो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा ऐसा कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, 15 है आज। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 16 या मोस्ट प्रोबेबली 17। इन दोनों दिन में आपको एक दिन आपको जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद 18 को हम कवर कर लेंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी। एंड 19 या 20 को मोस्ट प्रोबेबली जितना भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डेटा है हम उसको ख़त्म कर लेंगे। सो आई होप आप सही से पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 40 दिन बचे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बिंदास पढ़ो। और हाँ, आज शाम को मिलते हैं। ठीक है, आपको जो टाइम बता दिया जाएगा उस टाइम पे आप आ जाना मीटिंग में। ठीक है।